हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने इस चैप्टर में सब कुछ कर लिया था। सबसे लास्ट में बचता है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं आज। है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बट स्टूडेंट्स इसको बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं, ठीक है। बट हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसके हर एक पॉइंट को देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको नीट, जेई और आपके बोर्ड्स में भी मिलेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले वाले की, विच इज़ डाईक्लोरोमीथेन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको लाइंस क्लियर हो जाएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डाईक्लोरोमीथेन की। तो डाईक्लोरोमीथेन का जो जनरल नेम है, जो कॉमन नेम है, वो है मिथिलीन क्लोराइड। यानी इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान से देखिएगा। कार्बन होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे और ये क्लोरीन होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन क्लोराइड। दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन। ठीक है, अब यहाँ पे बात बहुत क्लियर है, लिखा हुआ है मिथिलीन क्लोराइड यानी डाईक्लोरोमीथेन इज अ वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर। यानी पेंट को रिमूव करने में हम इसका यूज लेते हैं। एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स एंड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये CNS को अफेक्ट करता है। ठीक है, एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कैन लीड स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। यानी इसको सुनने में, आपको सुनने में और देखने में प्रॉब्लम्स आएगी इसके यूज से लेने से। एंड हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कॉज डिजनेस, नॉसिया, टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फिंगर्स एंड टोज। हाथ पैर सून पड़ जाएंगे। In human, direct skin contact with methylene chloride causes intense burning and mild redness of the skin. अगर हाथों में डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो हाथ जल जाएंगे, जलन जैसा लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद द आइज कैन बर्न द कार्निया। तो ये आंखों को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो है तो बहुत डेंजरस ये। नेक्स्ट आते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन विच इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर ये होता है, CHCl3। लिखा हुआ है केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स, alkaloids, iodine and other substance. The major use of chloroform today is in the production of the Freon refrigerant R22. ये Freon refrigerant की तरह यूज लेते हैं इसे। It was once used as a general anesthetic in surgery but has been replaced by less toxic, safer anesthetics such as ether. तो पहले इसे हम लोग एनेस्थीसिया में यूज करते थे, अब कम है यूज। As might be expected from its use as an aesthetic, inhaling chloroform vapor depress, ये भी CNS को अफेक्ट करता है। एंड वही चीज़ यहाँ भी है, डिजीनेस मिलेगी, फटीग मिलेगा, हेडेक मिलेगा। और अगर आप लंबे समय तक क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर, लंबे समय तक अगर आप क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में हैं तो इट कैन अफेक्ट योर लीवर एंड किडनी। क्लियर? Chloroform is slowly oxidized by air in the presence of light to an extremely poisonous gas. ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैराग्राफ की, कि जब ये एयर के कांटेक्ट में आता है ना, तो एक बहुत ही पॉइजनस गैस बनती है जिसे हम लोग फॉस्जीन कहते हैं, और इसकी ये रिएक्शन दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रहा हूँ। आप इसको जो है, इस रिएक्शन को देखिए। जब क्लोरोफॉर्म 2 मोल रिएक्ट करता है O2 एंड लाइट की प्रेजेंस में, तो हमें फॉस्जीन मिलती है, COCl2। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं? स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बॉटल कंप्लीटली फिल्ड सो दैट एयर इज केप्ट आउट। इसे हम लोग डार्क बॉटल में रखते हैं ताकि वो लाइट के कांटेक्ट में ना आए, एयर के साथ उसका रिएक्शन ना हो। अब आते हैं ट्राई आइडोमीथेन पे, जिसे हम लोग आइडोफॉर्म भी कहते हैं। थोड़ा सा आइडोफॉर्म को समझ लेते हैं। तो आयोडोफॉर्म का स्ट्रक्चर क्लोरोफॉर्म के जैसे ही बॉन्डिंग पैटर्न होगा, बस आपको क्या रख देना है? आयोडीन इन प्लेस ऑफ क्लोरीन। ठीक है,
यानी अगर मैं आयोडोफॉर्म की स्ट्रक्चर की बात करूं तो CH3। It was used earlier as an antiseptic, but the antiseptic properties are due to the liberation of free iodine and not due to iodoform itself। ठीक है, तो इसकी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो आयोडीन के कारण होती है, आयोडोफॉर्म के साथ। जैसे आप कभी हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ एक जो स्मेल नहीं आती है वो इसी के कारण आती थी। ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनेबल स्मेल इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग आयोडीन। तो इसी स्मेल के कारण इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट आते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CCl4। It is produced in large quantity for use in the manufacture of refrigerant and propellant for aerosol cans. It is also used as feedstocks in the synthesis of CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग CFC बोलते हैं, and other chemical, pharmaceutical, manufacturing and general solvent use. Until the mid-1960s, it was also widely used as a cleaning fluid both in industry, as a degreasing agent in the home and spot remover, and as a fire extinguisher। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। There is some evidence that exposure of CCl4 cause liver cancer in humans। तो ये लीवर कैंसर को भी देता है। The most common effects dizziness, lightheadedness, nausea and vomiting। अभी तक आपने जितने भी कवर किए हैं उसमें ये कॉमन आ रहा है ना, हेडेक, नोजिया, ठीक है, तो ये भी अफेक्ट करता है। परमानेंट डैमेज, परमानेंट डैमेज टू द नर्वस सेल्स, नर्व सेल्स को परमानेंट डैमेज करती है इन सेवर केसेस। दीज इफेक्ट्स कैन लीड रैपिडली टू स्टेपर, कोमा और डेथ। एक्सपोजर टू CCl कैन मेक द हार्ट बीट इरेगुलरली टू स्टॉप। यानी अगर आप CCl4 ज़्यादा ले रहे हो तो हार्ट बीट में भी प्रॉब्लम आएगी। और सबसे खास बात यह है कि ये क्या होता है, व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज released into the air, it rises the atmosphere and depletes the ozone layer। Depletion of the ozone layer is believed to increase human exposure to ultraviolet rays, leading to increased skin cancer। तो ये भी आपको स्किन कैंसर हुआ, इम्यूनो सिस्टम हुआ, इसको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं फ्रियॉन्स पे। ये CFC होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, ये बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। अनरिएक्टिव होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन कोरोसिव होते हैं, ईजिली लिक्विफेबल गैसेस होती हैं, इनको आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं। फ्रियॉन 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर होता है CCl2F2। The most common freon industrial use, it's manufactured from tetrachloromethane by Schwartz reaction। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप सीख सकते हैं। Schwartz रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हम फ्लोरीन को लाते हैं बाय यूजिंग AgFCOF2। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं। एंड क्लोरोमीथेन यानी टेट्राक्लोरोमीथेन जब Schwartz रिएक्शन के थ्रू कराते हैं तो हम क्या लेते हैं, फ्रियॉन प्राप्त करते हैं। These are usually produced for aerosol, propellants, refrigeration and air conditioning purpose। By 1974, total freon production in the world was 2 billion pounds annually। Most freon, even that used in refrigeration, eventually makes its way into the atmosphere where it diffuses and changed into the stratosphere। And in freon is able to initiate a radical chain reaction that can upset the nature। देखिए होता क्या है कि फ्रियॉन बहुत स्टेबल है, तो जब आप इसको यूज में लेते हो तो धीरे धीरे स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है। एक बार अगर स्ट्रेटोस्फीयर में आता है तो ये रेडिकल चेन रिएक्शंस करता है जिससे ये ओजोन लेयर को अफेक्ट करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं DDT। इसका पूरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी। तो जो भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, मुझे याद है एक JEE में क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें क्वेश्चन ये था कि आपसे पूछा था DDT में कितने कायरल सेंटर होते हैं, ठीक है। तो ये DDT का स्ट्रक्चर है।
इसको मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। DDT is the first chlorinated organic insecticide, was originally prepared in 1873, but it was not until 1939. But Paul Muller was awarded with the Nobel Prize in Medicine. आप इसको भी इम्पॉर्टेंट मान लीजिए कि पॉल मिलर को क्या मिला था? नोबेल प्राइज डिस्कवरी के लिए मिला था। द यूज ऑफ DDT इंक्रीज इनॉर्मसली द वर्ल्ड वाइड बेसिस ऑफ द वर्ल्ड वार II। ओके, मैं इसके स्ट्रक्चर को देखो कैसे बताता हूँ, आप ऐसे समझिए। एक कंपाउंड होता है क्लोरल, तो क्लोरल में क्या होता है? 3 क्लोरीन होते हैं और ये कार्बन होता है एल्डिहाइड, इस तरीके से। और जब हम इसकी रिएक्शन डाइक्लोरोबेंजीन के साथ रखते हैं, आप करिए क्या, यहाँ से वाटर का लॉस करा दीजिए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? वाटर को निकाल रहे हैं। अब जब वाटर को आप निकालेंगे तो आपका जो बनेगा वो ये बनेगा। मैं इसको अगर ऐसे लिखाना चाहूँ तो CCl3, उसके बाद C से 2 बेंजीन रिंग है, एंड देन CH, ठीक है। देख लीजिए आप, एक कार्बन है ये वाला, फिर एक और कार्बन है दिस वन, इस पे 2 क्लोरोबेंजीन रिंग्स हैं, ठीक है। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन ये था कि कितने कायरल सेंटर हैं, और हमने अभी पढ़ रखा है कि कायरल सेंटर वो सेंटर्स होते हैं जहां कार्बन पे क्या हों? 4 डिफरेंट कनेक्टिविटी। तो अगर हम इस कार्बन को देखें, इस कार्बन को, तो इनके 3 ग्रुप्स सेम है ना, तो ये कायरल तो हो नहीं सकता। इस कार्बन को अगर आप देखिए तो ये बेंजीन रिंग और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये भी नहीं होगा, तो 0 कायरल सेंटर होगा इसका आंसर। ये समरी है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। पहले वाले में हमने क्या देखा है? क्लासिफिकेशन है। दूसरे में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की बात कर रहे हैं। तीसरे में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन SN1 SN2 और स्टीरियोकेमिकल टर्म्स हैं, और उसके बाद पॉलीहेलोजन, ठीक है। ये इन्होंने 4 पैराग्राफ्स में इसको कवर किया हुआ है, आई थिंक 5 है, यस। देखिए ये आपका पहला चैप्टर था, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। कैसे आपको रिवीजन करना है मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए, जब भी इस चैप्टर का रिवीजन करिए तो एक बार पहले तो रीडिंग रख लिए। रीडिंग में आप क्या करेंगे? जैसे आपने क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है, अब उसमें जो टर्म्स होते हैं जैसे एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, विनाइलिक है ना, तो इसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे कि हम इसको बेंजाइलिक या एलाइलिक पढ़ते हैं, क्या कारण है कि यही वाला एलाइलिक कार्बन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप पहली रीडिंग करें तो जो टर्म्स आपको मिले उसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यानी जब आप आगे बढ़िए, फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन टू एरीन, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन कौन देगा कौन नहीं देगा, किस पोजीशन पे होगी, क्या प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप पहली रीडिंग करते हो तो चीज़ों को क्लियर करिए, कहीं कोई डाउट ना रहे, कोई चीज़ कहीं मिस ना हो, है ना। तो जब आप दूसरी रीडिंग करते हो, सेकेंड वाली, तो वो थोड़ा सा रैपिड हो, जल्दी हो। वहाँ पे क्या करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। जैसे आप क्लासिफिकेशन में जानिए तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है वो मिलता है बेंजाइलिक, एलाइलिक, विनाइलिक, है ना। ये वाले थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये हो जाए। अब देखिए IUPAC जब तक आपको आएगा नहीं आप उसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। IUPAC एक पूरा चैप्टर है, उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उस पर क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, फिर आपको हर चैप्टर में वो चीज़ मिलेगा एंड देन यू कैन ट्राई। डायरेक्ट आप बिना लर्निंग के ऐसे क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आप आओगे तो वो बेनिफिट कम करेगा, क्योंकि उसमें रूल्स ज़्यादा होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको लगाइए।
उसके बाद ये हो जाए तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन टॉपिक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से मेथड है जहाँ पर एल्कोहल को हम लोग एल्किल हैलाइड में ले जाएंगे, है ना। आपको ये मैं सिखा चुका हूँ, PX3 है, PX5 है, SOCl2 है, एंड वी कैन यूज लुकास टेस्ट, और रेड फास्फोरस के साथ X2 यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कवर करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, यानी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आपको देखेंगे तो आपको मिलेगा एडिशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, जहाँ पर हमने सीखा था मार्कोनी-कॉप्स रूल को, तो आप उसे कवर करिए। उसके बाद आ जाइए एक फ्री रेडिकल रिएक्शन सी, जहाँ आपने देखा होगा कि ब्रोमिनेशन हो रहा है, मेजर प्रोडक्ट बनता है स्टेबल रेडिकल्स पे, आप उसे भी कवर करिए। उसके बाद हमने किया हुआ था कुछ नेम रिएक्शंस हैं इस चैप्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उन नेम रिएक्शंस को लिख देता हूँ। देखिए, एक तो आपका है विटिग वुड्ज फिटिक, सॉरी, एक है वुड्ज रिएक्शन, एक है फिटिग रिएक्शन, और एक है वुड्ज फिटिग रिएक्शन। एक है फिंकलिस्टीन, एक है स्वार्ट, एक है डार्जन प्रोसेस, एक है डाउस प्रोसेस, आई थिंक इस चैप्टर में आपको इतनी जो है वो नेम रिएक्शंस ज़्यादा मतलब कॉमन है, जो बहुत पूछे जाते हैं। तो बाकी आपको फ्रीडल क्राफ्ट भी दी हुई है, बट वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आपको मिलेंगे, वो आपको कॉमन है, वो आपको आगे चैप्टर्स में मिलेंगे, बट ये थोड़े से स्पेसिफिक हैं, ठीक है, जो एल्किल हैलाइड्स ही देते हैं मोस्टली, तो आपको ये ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं एग्जाम्स में। तो एक बार जब आप ये कवर कर लीजिए तो अगले जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको बॉइलिंग पॉइंट का आइडिया होना चाहिए कि ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो एक बार वो हो गया। फिर आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है SN1 SN2 और एलिमिनेशन, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। SN1 SN2 और एलिमिनेशन, हर एक की पॉइंट्स कि SN1 में क्या क्या होता है, SN2 में क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको कि यूनिमोलिकुलर है, कार्बोकेटायन बनता है, रेट ऑफ SN1 डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, 3 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा देगा, सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये आपको यहाँ पे SN1 में मिलेगा। फिर SN2 में आप देखेंगे तो यहाँ आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलता है, स्टेरिक क्राउडिंग अगर ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ SN2 कम हो जाएगा। इस न्यूक्लियोफाइल हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाला लेते हैं, यहाँ वीक लेते हैं, क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल करेगा क्या, कार्बोकेटायन के बनने का वेट करेगा, देन इट विल अटैक। बट यहाँ पे क्या होता है, सीधा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, ठीक है, बाई मॉलिकुलर है, दिस टू मीन्स बाई मॉलिकुलर, एंड दिस इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। एलिमिनेशन इज अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा से हैलोजेंस को निकालेंगे, बीटा से हाइड्रोजन को निकालेंगे, जितने डिफरेंट टाइप के बीटा हमारे पास होंगे उतने डिफरेंट टाइप की एल्कीन मिलेगी। अगर हमें एक से ज़्यादा एल्कीन मिल रही है तो देखिए कौन सी स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है, इसको भी इसमें बताया गया है कि कैसे पता करेंगे। जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगी कार्बन चेन से वो होगी हमारी सेटजैफ या जैटसेफ बोलेंगे, एंड दैट विल बी द स्टेबल वन, और जो कम लेस सब्सटीट्यूटेड होगी उसे बोलेंगे हाफ मैन एल्कीन, ठीक है। तो ये एल्कीन की बात हो गई। इसी के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसी में और है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ग्रिग्नार्ड RMgX, ठीक है। हमें पता है कि ये जो R है इट कैन बी हैव एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड एज अ बेस। अगर एसिडिक हाइड्रोजन मिला किसी कंपाउंड के पास तो ये जो R है ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को ग्रैब करेगा और हमें एल्केन मिलेगा, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनोमेटेलिक से, एंड आई थिंक इसके बाद बचता है थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं क्लोरोबेंजीन की, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन देख रहे हैं क्लोरोबेंजीन का, नाइट्रो ग्रुप्स लगा के एक लगाते हैं, जैसे बिना नाइट्रो के आप कराओगे तो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे होगा, एक नाइट्रो ग्रुप रखोगे तो थोड़ा सा कम टेम्परेचर लगेगा, 2 रखोगे तो और कम, 3 रखोगे तो ज़्यादा टेम्परेचर लगाने की जरूरत भी नहीं है, बस आप वाटर के साथ गर्म कर दीजिए।
तो ये बात हो गई SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें मुझे लगता है वो है स्टीरियोकेमिकल टर्म्स। यानी जैसे हमने SN1 पढ़ा, SN2 पढ़ा, तो इनकी एक स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है। इट मीन्स अगर हमारे पास कायरल कार्बन है एज अ रिएक्टेंट तो वो डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है। जैसे एक है रेसमाइजेशन, एक है इन्वर्जन। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इन्वर्जन क्या है, रेसमाइजेशन क्या है, या और भी जो स्टीरियोकेमिकल टर्म्स है जैसे ऑप्टिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो देखिए 3 तरीके होते हैं पढ़ने के। एक होता है पढ़ना, रीडिंग, जहाँ आप चीज़ों को कवर करिए हर एक टॉपिक को। फिर होता है रटना, ठीक है। रटना का मतलब जैसे आपने SN1 उठाया तो की पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, SN2 की पॉइंट्स पता होना चाहिए, हर चीज़ का आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए। और तीसरा जो है वो है घोटना। जब 1-2 बार करोगे तो ये कर लोगे, इसको करोगे तो 2 से 3 बार यही चीज़ करो, रीडिंग, ठीक है। इसके लिए आपको मतलब मैं क्या कहूँ, जैसे आप हर एक अल्टरनेट डे पे, जैसे आप वीक में हो, आपने ये चैप्टर कवर कर लिया, चैप्टर 1, सोचिए आपको हर चीज़ आने लगी अभी, तो करिए क्या, एवरी अल्टरनेट डे, एक छोड़कर एक, खुद को टेस्ट करिए। खुद को टेस्ट का क्या मतलब होता है, खुद से क्वेश्चंस करिए कि क्या मैं एबल हूँ SN1 को एक्सप्लेन करने में, क्या मुझे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शंस आ रही हैं कि अगर ये अल्कोहल के साथ या वाटर के साथ या एमीन के साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब आप खुद से नहीं जूझोगे तो ये वाली जो क्रिया है ये आपका नहीं हो पाएगा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो जब हम कहते हैं ना मास्टर क्लास, तो ये वो चीज़ है, और ये तभी आएगी जब आप इस चीज़ को आप रेगुलरली करोगे, रटोगे। रटना इन द सेंस कि आप सिर्फ ऐसे नहीं कि एक रिएक्शन लिए उसके एक ही रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ याद करते जा रहे हो, नहीं। रटना मीन्स आप उस चीज़ को इतनी बार कर लो कि जो एक मिस्टेक होती है ना, आपको कभी कभी लगता है यार दिमाग से ये निकल गया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, रटने का मतलब ये जरा सा भी नहीं कि आप पूरा एकदम याद करते जा रहे सारी रिएक्शन, ऐसा नहीं है। रिएजेंट के फंक्शंस याद रखिए कि SOCl2 है तो इसका काम क्या है, इट विल गिव क्लोरीन टू सब्स्टिट्यूट अल्कोहल ग्रुप, तो ये आप समझिए, ठीक है। आप पता लगा तुम सिर्फ मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन याद कर रहे हो या मेथिल अल्कोहल वाली, तो वो गलत है। तो कहने का मतलब ये है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जब आप इसे रेगुलरली करोगे, खुद से बात करोगे, तब आप इसमें मास्टरी पाओगे, है ना। और यही आपको हर एक चैप्टर में करना है। जैसे जैसे हम कवर करेंगे वैसे वैसे आप खुद से क्वेश्चंस करिए, आप खुद से बात करिए, क्या आप एलिमिनेशन कर पा रहे हो। आप सोचो कि चलो मुझे एलिमिनेशन एक्सप्लेन करना है, तो इट इज़ अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एग्जाम्पल लिखो। अगर मान लो कहीं कोई डाउट आता है, नहीं आ रहा है, तो तुरंत किताब देखो उसी समय, एट इंस्टेंट, तब वो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी। ये नहीं सोचो कि चलो रात में देखेंगे, तो ऐसे काम नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे हम शुरू करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसके प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा, आप खुद से पहले ट्राई कर सकते हैं। तो अगला जो चैप्टर है हमारा वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसको भी हम जैसे अभी तक पहला चैप्टर किए थे, हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया गया है, वैसे यहाँ पे भी करेंगे, और प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा इन टेक्स्ट वाले भी और एक्सरसाइज के। लेकिन ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप खुद से पढ़िए और एक बार ट्राई करिए। मुझे यकीन है कि आप उसके 70 to 80% क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में थोड़े से दिमाग लगेंगे, वो मैं कराऊंगा, मैं पूरे कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।